मैं 83 साल की हूँ और मैं 10 सेकंड के भीतर बता सकती हूँ जब किसी को पता चलता है कि मैं अकेली रहती हूँ। उनकी आंखें एक तेज सी स्कैन करती हैं, जैसे वे छिपी हुई त्रासदी ढूंढ रहे हों। फिर वे अपनी आवाज़ नरम कर लेते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं, ओ लॉरा, क्या तुम ठीक हो? या उससे भी बुरा, क्या तुम्हारे बच्चों को पता है कि तुम अभी भी वहां अपने आप अकेली हो? और देखो, मैं जानती हूं उनका मतलब क्या है। वे सोचते हैं अकेली मतलब उपेक्षित, अकेली मतलब असुरक्षित, अकेली मतलब हमें इसे ठीक करना चाहिए। जो मैं तुम्हें स्वीकार करने जा रही हूं वह असहज है और मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ बने रहो, क्योंकि यह बाद में मायने रखने वाला है। मेरी जिंदगी के सबसे अकेले साल अकेले रहने से नहीं आए। मेरी जिंदगी के सबसे अकेले साल उन आदतों से आए जिनमें मैं तब पड़ गई जब मैं अकेली होने से डरती थी। ऐसी आदतें जिन्होंने लोगों को दूर धकेला, मेरे बच्चों को कम कॉल करने पर मजबूर किया और मुझे और भी ज़्यादा अदृश्य महसूस कराया। सच कहूँ तो कोई भी तुम्हें बुढ़ापे के इस हिस्से के बारे में नहीं चेतावनी देता। वे तुम्हें झुर्रियों के बारे में चेतावनी देते हैं। वे तुम्हें घुटनों के बारे में चेतावनी देते हैं। वे तुम्हें इस बारे में चेतावनी नहीं देते कि जब तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है तो तुम अपने ही रिश्तों के साथ क्या करना शुरू कर देते हो। और अगर तुम इनमें से एक भी अपने अंदर पहचानते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो। इसका मतलब है कि तुम इंसान हो और इसका मतलब है कि तुम इसे बदल सकते हो। मैं तुम्हें 12 बदसूरत चीज़ें बताने जा रही हूँ जिन्हें मैंने बुजुर्गों को करते देखा है, और हाँ, मैंने खुद भी उनमें से कुछ की हैं, जो चुपचाप बुढ़ापे को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली थी उसे मैं बाद के लिए बचा रही हूँ, क्योंकि वही है जो लगभग मुझे मेरा घर गंवा बैठने पर ले आई थी। पहली है बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाना और उसे बस ईमानदार होना कहना। विंसेंट के मरने के बाद मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी बार अपनी बातचीत एक शिकायत से शुरू करती थी। मेरा कूल्हा, मौसम, खबरें, किराने के सामान की कीमत, जिस तरह लोगों में अब शिष्टाचार नहीं रहा। मैं खुद से कहती थी कि मैं बस सच बता रही हूँ, लेकिन सच ये है कि नकारात्मकता लोगों को चूस लेती है। ये उन्हें तब भी चूस लेती है जब तुम्हारी शिकायतें उचित हों। और जो मैं तब नहीं समझती थी वो ये कि लोग तुम्हें इसलिए नहीं टालते क्योंकि वे तुमसे प्यार नहीं करते। वे तुम्हें इसलिए टालते हैं क्योंकि उनमें हर बातचीत के बाद शुरुआत से भी बुरा महसूस करते हुए निकलने की ताकत नहीं होती। मैंने ये तब नोटिस किया जब मेरी पोती क्लेयर ने फ़ोन पर रुके रहना बंद कर दिया। वह मुझे सब कुछ बताया करती थी। फिर वह 5 मिनट के भीतर कहने लगी, ठीक है नानी, मुझे जाना होगा। पहली बार जब मैंने ये सुना तो मेरा पेट बैठ गया। मैंने सोचा वो भी मुझे छोड़ रही है। बात यह है, वह मुझे नहीं छोड़ रही थी। वह उस भारीपन से बच रही थी जो मैं उसे दे रही थी। तो मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। मैंने खुद को शिकायत करने के लिए 2 मिनट दिए। 2। फिर मुझे मोड़ लेना था। मुझे कुछ असली बात उससे पूछनी थी या उसे उस दिन मैंने जो एक अच्छी चीज़ नोटिस की थी वह बतानी थी, भले ही वह छोटी हो।
बकाइन खिल गए। मैंने बेहतर नींद ली। मैंने आखिरकार रसोई की वह दराज ठीक कर ली। और जानते हो किसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया? लोग लाइन पर ज़्यादा देर तक रहने लगे। इसलिए नहीं कि उनकी ज़िंदगी बदल गई, इसलिए कि मेरी ऊर्जा बदल गई। दूसरी बदसूरत चीज़ है व्यक्तिगत स्वच्छता और रूप रंग को ढीला छोड़ देना और दिखावा करना कि इसका कोई मतलब नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही कि तुम ऐसे कपड़े पहनो जैसे तुम शादी में जा रहे हो। मैं धीमी हार की बात कर रही हूँ। क्यों मेहनत करे वाला चरण, 3 दिन वही स्वेटर, बाल सिर्फ तब कंघी करना जब बाहर जाना हो, कपड़े सिर्फ इसलिए चुनना क्योंकि वे आसान हैं, और देखो आराम मायने रखता है। 83 में मैं कुछ भी ऐसा नहीं पहनती जो चुभे, लेकिन मैंने एक चीज़ कठिन तरीके से सीखी। जब मैंने विंसेंट के मरने के बाद अपने रूप रंग का ख्याल रखना बंद कर दिया, तो वह इसलिए नहीं था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई क्या सोचता है। वह इसलिए था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं क्या सोचती हूँ। तभी सब कुछ चुपचाप बिखर गया, क्योंकि जब तुम खुद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसे तुम मायने रखते हो, तो दूसरे लोग तुम्हारे संकेत से चलना शुरू कर देते हैं। दुकान के कर्मचारी आंख मिलाना बंद कर देते हैं। पड़ोसी बातचीत बंद कर देते हैं। परिवार के सदस्य तुम्हारे ऊपर से बोलने लगते हैं जैसे तुम पृष्ठभूमि का शोर हो। यह हमेशा क्रूरता नहीं होती। कभी कभी वह संकेत होता है जो तुम बिना समझे भेज रहे होते हो। तो मैंने हर सुबह एक छोटी चीज़ करना शुरू किया। मैं तैयार हो जाती थी, असली कपड़े, साफ। मैं लिपस्टिक लगा लेती थी, भले ही मुझे देखने वाला एकमात्र इंसान डाकिया हो। इसलिए नहीं कि मुझे ध्यान चाहिए था, इसलिए कि मुझे आत्मसम्मान चाहिए था। और ये काम कर गया। इसने मुझे वापस मेरे पास ले आया। तीसरी है हट, जो मैं अपनी ही आदतों में सेट हूं के रूप में छिपी होती है। मुझे समझाने दो। मानक रखने और अनुकूल होने से इनकार करने में फर्क होता है। मैंने सालों तक टेक्स्टिंग का विरोध किया। मैंने कहा, अगर उन्हें मुझसे बात करनी है तो वे कॉल कर सकते हैं। और मेरे बच्चों ने कहा, ठीक है माँ, और फिर वे बस कॉल नहीं करते थे। उतना नहीं, क्योंकि ज़िंदगी व्यस्त है और टेक्स्टिंग ही उनका संवाद करने का तरीका है। मेरे इनकार ने उन्हें कोई सबक नहीं सिखाया। उसने बस मुझे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काट दिया। मुझे तब पता नहीं था, लेकिन मेरा गर्व मुझे जुड़ाव की कीमत पर पड़ रहा था। क्लेयर आखिरकार इसी मेज़ पर बैठी और बोली, नानी, बस मुझे तुम्हें दिखाने दो। और मैं उस पर झपटना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी, मैंने 5 बच्चों को पाला है, मुझे कोई सबक नहीं चाहिए। लेकिन मैंने उसे निगल लिया। मैंने देखा, मैंने सीखा, और अचानक मुझे फोटो आने लगे। त्वरित अपडेट, छोटे छोटे मजाक, ऐसी चीज़ें जो मुझे फिर से शामिल महसूस कराती थी। चौथी बदसूरत चीज़ है जमा करना। इसलिए नहीं कि तुम लालची हो, बल्कि इसलिए कि तुम डरे हुए हो। मेरे पास खाली कमरे में पुराने कागज़ों के डिब्बे थे। कार्ड, रसीदें, कपड़े जो मैंने 90 के दशक से नहीं पहने थे। कहीं ज़रूरत पड़ जाए, इसमें यादें हैं, मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती है। और फिर मैं गिर पड़ी। वह गिरना सिर्फ अव्यवस्था की वजह से नहीं हुआ, लेकिन
अव्यवस्था मदद नहीं करती। अव्यवस्था तुम्हारे रास्ते संकरे कर देती है। अव्यवस्था साफ सफाई को कठिन बना देती है। अव्यवस्था तुम्हें फंसा हुआ महसूस कराती है और यह तुम्हें लोगों को बुलाने से भी रोकती है क्योंकि तुम शर्मिंदा होते हो। तो मैंने इसे धीरे धीरे किया। एक दराज, एक शेल्फ, दान करने के लिए एक बैग बाहर। और हर बार जब मैंने कुछ छोड़ा, मैं हल्का महसूस करती थी। इसलिए नहीं कि वह चीज़ बुरी थी, इसलिए कि मैं अब उस व्यक्ति का संग्रहालय नहीं बनाकर रह रही थी जो मैं पहले हुआ करती थी। 5वीं है हर किसी के साथ धैर्य खो देना। मैं छोटी छोटी बातों पर झुंझलाने लगी। धीमे कैशियर, ड्राइवर, लोग जो बहुत बात करते थे। और फिर एक दिन किराने की दुकान पर मैंने एक युवा कैशियर पर कुछ तीखा बुदबुदाया क्योंकि वह थैलों के साथ गड़बड़ा रहा था। उसने नीचे देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह घबराया हुआ था। मुझे शर्म आई। मुझे आज भी इसे याद करके शर्म आती है क्योंकि मैं वैसी बड़ी उम्र की औरत बन गई थी जो मैं खुद से वादा किया करती थी कि मैं कभी नहीं बनूंगी। तो मैंने एक ठहराव बनाया, एक वास्तविक ठहराव। जब मुझे वह गर्मी अपने अंदर उठती महसूस होती, मैं खुद को बोलने से पहले एक बार सांस लेने को मजबूर करती। एक सांस। उस सांस ने मुझे निर्दयी बनने से बचाया। छठी बदसूरत चीज है बहुत बोलना और न सुनना। इसे स्वीकार करना दर्दनाक था क्योंकि मैं सोचती थी मैं बस बातचीत को चलाए रख रही हूं। विंसेंट के मरने के बाद खामोशी मुझे डराती थी, तो मैं उसे भर देती थी। मैं कहानियां सुनाती थी। मैं ऐसे सलाह देती थी जो किसी ने मांगी नहीं थी। मैं अपने दर्द, अपनी चिंताएं, अपनी यादें बताती थी। और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं हर फोन कॉल को अपना एकालाप बना रही थी। जब तक कि लिंडा ने आखिरकार कह नहीं दिया। उसने चिल्लाया नहीं, उसने मेरा अपमान नहीं किया। उसने बस कहा, माँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता नहीं कि तुम मुझे सुनती भी हो। मेरा पेट बैठ गया क्योंकि वह सही थी। और जो मैं तब नहीं समझती थी वह ये कि लोग तुम्हारे करीब इसलिए महसूस नहीं करते कि तुम अधिक साझा करते हो। वे तुम्हारे करीब इसलिए महसूस करते हैं कि तुम उनके लिए जगह बनाते हो। तो मैंने कुछ सरल करना शुरू किया। जब मैं थोड़ा बोल लेती, मैं रुकती और कहती, और तुम्हारा? और फिर मैं अपना मुंह बंद कर लेती। मैं बीच में नहीं कूदती। मैं उसके भाव ठीक नहीं करती। मैं बस सुनती। हमारी कॉल्स ज्यादा गर्म हो गई, ज्यादा लंबी, असली। अब नंबर 7। इस विवरण पर ध्यान दो क्योंकि यह बाद में मायने रखेगा। नंबर 7 है मदद मांगने के बजाय लोगों को दूर धकेलना। मैं गर्वीली थी, बेहद गर्वीली। मैं सोचती थी मदद से इनकार करना साबित करता है कि मैं अभी भी सक्षम हूं। मैं किराने के बैगों के साथ जूझती, खुद से कहती कि मैं कर लूंगी, और फिर बाद में रसोई में रोती क्योंकि मेरी पीठ दर्द करती थी और कोई वहां नहीं था। एक दोपहर एक पड़ोसी ने मेरे लिए कुछ अंदर ले जाने की पेशकश की और मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। और फिर मैं लगभग उसे दरवाजे पर गिरा ही बैठी। और यहीं कहानी भारी हो जाती है क्योंकि वह आदत, मदद से इनकार करना, उन कारणों में से एक है जिनसे मेरे बच्चों ने सोचा कि उन्हें मुझे किसी सुविधा में रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा, माँ, तुम मदद स्वीकार नहीं करती
इसलिए तुम सुरक्षित नहीं हो। वे पूरी तरह गलत नहीं थे। मैं गर्व के कारण खुद को असुरक्षित बना रही थी। उसके बाद मैंने एक वाक्य का अभ्यास शुरू किया। हाँ, धन्यवाद, वह मदद करेगा। पहली कुछ बार यह अपमानजनक लगा, फिर यह जुड़ाव जैसा लगने लगा। एक खास तौर पर कठिन हफ्ते के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी कितनी आदतों ने वह दूरी बनाई थी, मैंने अपने लिए चीज़ें लिखना शुरू किया। छोटे नियम, छोटे वाक्य, छोटे याद दिलाने वाले कि कैसे स्वतंत्र रहा जाए बिना अलग थलग हुए। मुझे नहीं लगा था कि कोई कभी वे नोट्स देखेगा। मेरी पोती क्लेयर ने ही उन्हें बाद में पाया और मुझे बताया कि दूसरी महिलाओं को भी उनकी ज़रूरत है। वही उन्हें ऑनलाइन ले गई और उसका नाम स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका रख दिया। मुझे अभी भी इसके बारे में अजीब लगता है, सच कहूँ तो। लेकिन वह इस वीडियो के अंत की कहानी है। मुझे इन आदतों पर वापस आने दो। नंबर 8 है, उस जीवन का आनंद लेने के लिए बहुत कंजूस होना जिसके लिए तुमने काम किया। मुझे ऐसे समय में पाला गया जहां पैसा बर्बाद करना पाप था। तो जब मेरे पास आराम से रहने के लिए पर्याप्त था, तब भी मैं ऐसा करती थी जैसे किसी खुशी वाली चीज़ पर $5 खर्च करना छत गिरा देगा। मैं लंच के लिए ना कहती, छोटे ट्रिप्स के लिए ना, अनावश्यक के लिए ना। बात यह है, पैसे का काम तुम्हारे जीवन को सहारा देना है, उसे बदलना नहीं। मैंने एक छोटा मज़ा लिफाफा रखना शुरू किया। कोई दौलत नहीं, बस इतना कि कभी कभी हाँ कह सकूं। बेटे के साथ लंच, एक नई पज़ल किताब, सर्दियों में ताज़े फूल। और जानते हो किसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया? मैं ज़्यादा जीवित महसूस करने लगी, जैसे मैं फिर से हिस्सा ले रही हूँ। नंबर 9 है, युवा लोगों से बात करते समय उन्हें छोटा समझना। मैंने ये बिना मतलब के किया। हमारे समय में बच्चों को पता नहीं, हमें ज़रूरत नहीं थी। और फिर मैं सोचती कि मेरा पोता नोआ रुका क्यों नहीं रहता। एक दिन उसने कहा, नानी, ऐसा लगता है जैसे तुम सोचती हो कि हम जो कुछ भी करते हैं वो बेवकूफ़ी है। वह बदतमीज़ नहीं था, वह सच बता रहा था। तो मैंने अपना तरीका बदल दिया। मैं जिज्ञासु हो गई। मुझे दिखाओ, मुझे बताओ कि तुम्हें ये क्यों पसंद है। बस इतना। जिज्ञासा पुल बनाती है, आलोचना दीवारें बनाती है। नंबर 10 है, रंजिशों और पछतावों को ऐसे पकड़े रहना जैसे वे तुम्हारी पहचान का हिस्सा हों। मैं अपने दिमाग में पुरानी चोटें दोहराती रहती थी। वो बातें जो विंसेंट ने कही थी, वो बातें जो मेरी बहन ने की थी, वो बातें जो मैंने अपने बच्चों के साथ गलत की थी। मैं सोचती थी मैं समझ रही हूँ। मैं असल में अपने वर्तमान को जहर दे रही थी। मैंने ऐसे पत्र लिखे जिन्हें मैंने कभी भेजा नहीं। मैं रोई, मैंने उन्हें फाड़ दिया और धीरे धीरे अतीत ने अपनी पकड़ ढीली की। छोड़ देने ने किसी को माफ़ नहीं किया, इसने मुझे मुक्त किया। नंबर 11 है, स्वास्थ्य के चेतावनी संकेतों को नज़रअंदाज करना। मैंने एक बार चक्कर को बस उम्र बढ़ रही है कहकर टाल दिया। मैंने दर्द को नज़रअंदाज किया क्योंकि मैं नाटकीय नहीं बनना चाहती थी। और फिर मैं गिर पड़ी और मैं उस बाथरूम के फर्श पर 11 घंटे पड़ी रही। रुको, ये और बुरा होता है, क्योंकि उस गिरने के बाद
मेरे बच्चों ने इसे अदालत में सबूत की तरह इस्तेमाल किया। देखो, वो अकेली नहीं रह सकती और मुझे अपनी ही जिंदगी के लिए ऐसे लड़ना पड़ा जैसे मैं मुकदमे में हूं। अब मैं अपने शरीर की सुनती हूं। मैं अचानक बदलावों को छोटा नहीं दिखाती, मैं जांच करवाती हूं। रोकथाम संकट से आसान है। वह डर नहीं है, वह रणनीति है। और नंबर 12, आखिरी बदसूरत चीज है खुशी को रोक देना। इसलिए नहीं कि तुम खुशी से नफरत करते हो, इसलिए कि तुम थक जाते हो, इसलिए कि जीवन भारी हो गया, इसलिए कि हंसी बच्चों जैसी लगने लगती है। और फिर एक दिन तुम समझते हो कि तुम महीनों से ढंग से हंसे ही नहीं। मुझे इसका पता तब तक नहीं चला जब तक क्लेयर आई और उसने एक पुरानी कॉमेडी लगा दी जिसे विंसेंट पसंद करता था। मैं हंसने लगी और फिर मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं जी नहीं रही थी, बस बच रही थी। तो अब मैं खुशी को वैसे शेड्यूल करती हूँ जैसे मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करती हूँ। रेडियो ड्रामा, एक मूर्ख सा शो, किसी ऐसे के साथ फ़ोन कॉल जो मुझे हंसाता है। मैं इसे चुनती हूँ क्योंकि इस उम्र में खुशी अब होती नहीं है। तुम तय करते हो कि उसे अंदर आने देना है। अब मैं एक ऐसी बात के साथ ख़त्म करने जा रही हूँ जो मैं आसानी से नहीं कहती। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका अभी भी ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं पता कब तक। सच कहूँ तो अपनी उम्र में कुछ बेचने में मुझे शर्म आती है। और डेविड ने इस हफ्ते फिर कॉल किया और मुझे इसे हटाने को कहा। उसने कहा, माँ, यह हमारे लिए अपमानजनक है। लिंडा ने कहा कि मैं निजी बातें सार्वजनिक कर रही हूँ और मैं इस बारे में सोचती रही हूँ। मेरा हौसला टूट रहा है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि अदृश्य महसूस करना कैसा होता है। मैं जानती हूँ कि यह समझना कैसा होता है कि तुम्हारी अपनी आदतें लोगों को दूर धकेल रही हैं, और यह ना जानना कि अपनी गरिमा खोए बिना इसे कैसे ठीक किया जाए। इसी वजह से मैंने वे नोट्स रखे, इसी वजह से क्लेयर ने उन्हें ऑनलाइन रखा। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका का लिंक पिन किए गए कमेंट में है। मैं इसे जल्द ही हटा सकती हूँ क्योंकि मेरा हौसला टूट रहा है और क्योंकि मेरा बेटा मुझे लगातार दबाव डाल रहा है। तो अगर आज मैंने जो कहा उसने तुम्हें छुआ, तो अभी क्लिक करो, इंतज़ार मत करो। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो एक लाइक छोड़ दो। यह मुझे आगे बढ़ते रहने को कहता है जब मेरा अपना परिवार मुझे चुप चाहता है। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, हर एक। तो मुझे बताओ, इनमें से कौन सी आदतें तुमने अपने अंदर पकड़ी हैं? कौन सी तुम बदल रहे हो? सब्सक्राइब करो अगर तुम बात करते रहना चाहते हो। हर हफ्ते मैं इस मेज़ पर बैठती हूँ और तुम्हें सच बताती हूँ, क्योंकि किसी को तो बताना है। और मैं अभी भी यहाँ हूँ।